हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे खान सर जी की पॉकेट का भूगोल के दूसरा जो चैप्टर है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को देखेंगे हम बेहतरीन ढंग से और विस्तार से। चलिए देखते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अंतरिक्ष समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड असीम आसमान में दिखाई देते हैं। इसी असीम आसमान को अंतरिक्ष कहते हैं। इसी असीम आसमान को अंतरिक्ष कहते हैं। इसी में हमारा ब्रह्मांड व्याप्त है। इसी में हमारा ब्रह्मांड व्याप्त है। नोट: ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत हैं: महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, एफ जॉर्ज लैमेतियर, साम्य अवस्था या सत्य सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी एवं फ्रेड हॉयल, दोलन सिद्धांत, प्लास्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, डॉक्टर एलन संडेजा, स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेमेशनरी थ्योरी, अलेन गुथ, निहारिका परिकल्पना, इमैनुअल कांट एवं लॉप्लास। नोट: 1996 ईस्वी में पियरे लाप्लास ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किए। इन सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। वर्ष 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ लघु गोलक थे। एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं का आयतन सूक्ष्म और तापमान एवं घनत्व अनंत था। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस अवस्था में छोटे गोलकों में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे ये विस्तारित हो गए। यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई, जिसके अंतर्गत अल्पतम समय में ही ब्रह्मांड का बृहद विस्तार हो गया। बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बन गए। 3 लाख वर्षों की अवधि में बिग बैंग का तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक नीचे चला गया, जिससे परमाणु पदार्थ का जन्म हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी ही नहीं हुआ, वरना आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ गई। प्रसिद्ध विद्वान हॉयल ने इसे स्थिर अवस्था संकल्पना नाम दिया। इस संकल्पना के कारण विद्वान ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत की सत्यता को स्वीकार करने लगे हैं। बिग बैंग की घटना के बाद सौर मंडल का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। निर्माण के बाद इसमें निरंतर विस्तार जारी है। आकाशगंगाओं के बीच लगातार बढ़ती दूरी इसका साक्ष्य है। नासा ने सन 2001 में MAP माइक्रोवेव एरिस्टोट्रॉपी प्रोब नाम अनुसंधान से इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है।
इस रेडिएशन की खोज सर्वप्रथम अर्नोपीजी अर्नोपेजियाज अर्नोपेजियाज तथा रॉबर्ट विल्सन ने की थी। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। नोट: गॉड पार्टिकल अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोसन थ्योरी पर आधारित है, जिसका प्रतिपादन 1964 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने किया। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी आकाशगंगा है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानत 100 अरब तारे होते हैं। रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रल लाइंस की लंबी तरंगदैर्घ्य यानी लॉन्गर वेवलेंथ्स की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया में विस्थापित तरंगों का रंग स्पेक्ट्रम में लाल रंग होता है, इसलिए रेड शिफ्ट कहलाता है। रेड शिफ्ट आकाशगंगाओं और खगोलीय पिंड में दिखाई देता है। यह प्रक्रिया डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। ब्लू शिफ्ट दूरवर्ती खगोलीय चीजों से आने वाली स्पेक्ट्रम के तरंगों की कम तरंगदैर्घ्य शॉर्टर वेवलेंथ की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को ही ब्लू शिफ्ट कहते हैं। यह भी डॉपलर इफेक्ट के आधार पर काम करता है। इसके जरिए हम न केवल एक खगोलीय पिंड की दूरी का अनुमान बल्कि आकाशगंगाओं की दूरी का अनुमान भी लगा सकते हैं। अंतरिक्ष की मापक इकाइयाँ: एक प्रकाश वर्ष बराबर 5.88 × 10⁻6 मील तथा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अंतरिक्ष इकाई बराबर सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी यानी IAO बराबर 1.49 × 10⁻6 किलोमीटर। पारसेक यह दूरी का एक मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नोट: प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मंदाकिनी अगला हेडिंग है मंदाकिनी आकाशगंगा तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैस पुंज होता है, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहलाता है। आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक होता है। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक बड़े बादल से होता है, जिसे नेबुला यानी नीहारिका कहा जाता है। इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। नवीनतम ज्ञात
मंदाकिनी का नाम ड्वार्फ मंदाकिनी है। ड्वार्फ मंदाकिनी है। मिल्की वे, हमारी सौर प्रणाली जिस आकाशगंगा में उपस्थित है उस आकाशगंगा का नाम मिल्की वे, क्या है? मिल्की वे है। आर्यन नेबुला, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन यानी 10 की पावर 10 है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के निकटतम दो आकाशगंगाएं हैं। केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, दूसरा है सैजिटिक ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी। IC 1104 यह अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी आकाशगंगा है। स्थानिक समूह मिल्की वे लगभग 30 आकाशगंगाओं का समूह है जिसे स्थानिक समूह कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा के केंद्र बिंदु से दूरी 25,000 प्रकाश वर्ष है। कुछ बिलियन वर्षों बाद मिल्की वे तथा एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं एक हो जाएंगी। हॉकल समूह हॉकल समूह हॉकल ग्रुप, यह 20 से अधिक आकाशगंगाओं का समूह है जिससे मिल्की वे गैलेक्सी संबंधित। मिल्की वे सिस्टम हॉकल समूह के अधिकृत आयतन के एक छोर पर स्थित है। क्वासर 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 एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वासर आकार में आकाशगंगा में छोटे होते हैं पर आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह हैं जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं। निहारिका नेबुला, धूल तथा हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादल को निहारिका कहते हैं। बहुत बड़े बादल को निहारिका कहते हैं तथा इस निहारिका से ही तारों की उत्पत्ति हुई है। निहारिका चमकदार या अंधकार युक्त हो सकता है। अंधकारमय निहारिका डार्क नेबुला अवशोषक निहारिका भी कहलाते हैं। अवशोषक निहारिका भी कहलाते हैं। कुछ प्रसिद्ध निहारिका के उदाहरण हॉर्स हेड नेबुला, लैगून ईगल तथा कैट आई। ग्रहीय निहारिका का उपयोग तारों की संख्या ज्ञात करने में तथा आकाशगंगा गतिकी में लंबे समय से सफलतापूर्वक हो रहा है। निहारिका के प्रकार। उत्सर्जन निहारिकाएं, यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण चील एवं झील निहारिका। परावर्तन निहारिकाएं, यह तारों के प्रकाश को परिवर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइडेस निहारिका। श्याम निहारिकाएं, ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। ग्रहीय निहारिकाएं, इनका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। ओरियन निहारिका हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। यह अब भी नए तारों को जन्म दे रही है। तारों की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ स्टार्स। तारा मुख्य रूप से एक गैस का बादल होता है। इसमें मुख्य रूप से हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस होती है। यह बादल जितना घना होता है जाता है उससे उतना अधिक ताप उत्सर्जित होता है जो नेबुला के चारों ओर प्रकाश के रूप में उपस्थित होता है। यह प्रभाव सबसे पहले स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन से देखा गया है। तारों की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन हब्बल दूरबीन द्वारा किया जाता है।
तारों का जीवन चक्र। महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न हुई गैस और धूल के कण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गुच्छे के रूप में एकत्रित होने लगे और इस गुच्छे में अधिक दाब के कारण अधिक दाब के कारण अधिक दाब के कारण केंद्र का ताप बढ़ने लगा और हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित होने लगी, अर्थात नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो गई, जिसके फलस्वरूप उस गैस और धूल से निर्मित गुच्छे से प्रकाश उत्पन्न हुआ। इसी प्रकाशित पिंड को तारा कहा गया है। लाल दानों, रेड जेम्स। जब तारे के केंद्र की हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है, परंतु बाहर की परतों में यह अभिक्रिया जारी रहती है। हीलियम धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित होती है और जब कार्बन भी आयरन में परिवर्तित होने लगता है तो तारा फूलकर बड़ा आकार धारण कर लेता है और लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तारे की इस अवस्था को लाल दानों कहते हैं। तारे की इस अवस्था को लाल दानों कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट। जब तारे में आयरन की मात्रा बढ़ती जाती है तो लाल दानों विस्फोट कर देता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। विस्फोट के बाद जिस तारे के हिस्से का द्रव्यमान 1.4 ms यानी मास ऑफ सन से कम होता है उसे श्वेत वामन कहते हैं। जब श्वेत वामन अपना प्रकाश खो देता है तो उसे काला वामन कहते हैं, जो ब्रह्मांड में अदृश्य अवस्था में रहता है। नोट: तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। जैसे यदि तारे का तापमान 3000 के है तो उसका रंग लाल होगा। यदि कोई तारा नीला दिखाई देता है तो इसका तात्पर्य वह सूर्य से अधिक गर्म है। न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा। यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक हो तो यह अत्यधिक तेज गति से घूमता है, जिस कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके केंद्र से बाहर निकल जाते हैं और उस तारे में न्यूट्रॉन की अधिकता होने के कारण न्यूट्रॉन तारा पल्सर कहते हैं। पल्सर की स्थिति के बाद न्यूट्रॉन तारा अपना प्रकाश खोने लगता है और सिकुड़कर अत्यधिक घनत्व वाला प्रकाशहीन पिंड बन जाता है। इसी पिंड को ब्लैक होल कहा जाता है। भंगुर तारा। भंगुर तारा या किसी तारे की अत्यधिक संकुचित अवस्था होती है। नोट: 1.4 ms किसी तारे का सूर्य से 1.4 गुना बड़ा होना की सीमा का निर्धारण चंद्रशेखर सिंह नामक भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। श्याम छिद्र, कृष्ण व्यूवर। ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहां गुरुत्व बल अत्यधिक होता है। इनका घनत्व इतना अधिक होता है कि प्रकाश का भी पारगमन नहीं होता। यह अदृश्य होते हैं क्योंकि इनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता। इनका निर्माण किसी बड़े तारे में विस्फोट के कारण होता है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे की संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। ब्लैक होल छोटा होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। ब्लैक होल संबंधी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने किया। तारे का रासायनिक संगठन। हाइड्रोजन H 71%, हीलियम He 26%, कार्बन नाइट्रोजन नियॉन Ne 1.5%, आयरन Fe 0.5%। नक्षत्र मंडल, तारा मंडल। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध एवं निश्चित आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं।
अर्सा मेजर या बिग डिपर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तर्षि मंडल आसमान में ग्रीष्मकाल में आसानी से दिखाई देने वाले 7 तारों का समूह सप्तर्षि मंडल कहलाता है। सप्तर्षि मंडल कहलाता है। यह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आसान भाषा में कहें तो सप्तऋषि मंडल को अंग्रेजी में अर्सा मेजर या बिग डिपर कहते हैं। ध्रुव तारे की ओर संकेत यही तारामंडल करता है। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। सेंटोरस, आयरन, ओरायन, अन्य नाम हंटर एवं जेमिनी भी तारामंडल के उदाहरण हैं। ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता है। धूमकेतु कॉमेट्स धूमकेतु सूर्य की दीर्घ कक्षा में परिक्रमा कर रहे आकाशीय पिंड धूल और बर्फ होते हैं। यह कुपियर में उत्पन्न होते हैं। एक धूमकेतु में एक सिर तथा एक केंद्रीय भाग तथा एक प्रकाशयुक्त पूंछ होती है। सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण यह हमेशा सूर्य से दूर रहती है। इन्हें पुच्छला तारा भी कहा जाता है। इनका परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। उदाहरण हैली धूमकेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा चमकदार धूमकेतु है। इसकी खोज एडमंड हैली ने 1758 ईस्वी में की थी। 1758 ईस्वी में की थी। यह प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में अंतिम बार देखा गया था। इस तरह यह पुनः 2062 में दिखाई देगा। इसका परिक्रमा पथ दीर्घवृत्तीय है। सीरियस यह आकाश का सबसे चमकदार तारा है। सीरियस उल्का अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है। ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर ब्राइट स्ट्राइक सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा यानी शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म यानी मेटियोर्स कहते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहा जाता है। आमतौर पर दिसंबर जनवरी में पृथ्वी से कॉन्ड्रिट्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है। वर्म होल 1915 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। उसमें बताया गया कि अंतरिक्ष में 2 पॉइंट के बीच एक सुरंग होती है जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देती है। इसे ही वर्म होल कहा जाता है। गोल्डीलॉक जोन यह वह क्षेत्र है जिसे आवास योग्य जोन भी कहा जाता है। यह एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह की तरह ना तो बहुत ठंडी है और ना ही बहुत गर्म हो, अर्थात उस ग्रह पर जीवन की संभावना हो। अंतरिक्ष मलबा कचरा अंतरिक्ष में मौजूद ऐसे मानव निर्मित पदार्थ जो बढ़ते उपग्रहों के प्रक्षेपण उनके नष्ट होने के कारण लगभग पृथ्वी से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य में घूमते रहते हैं। इनमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। जो पदार्थ पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं वे जलकर नष्ट हो जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ब्रह्मांड में विस्फोटित तार अभिनव तारा कहलाता है। हब्बल दूरबीन यह एक खगोलीय दूरबीन है जो अंतरिक्ष में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित है। इसे 1990 में नासा द्वारा स्थापित किया गया। एंड्रोमेडा आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक था ब्रह्मांड। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, सपोर्ट जरूर करें।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।